नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता दिन भर वाराणसी के डीएम और चुनाव आयोग पर गरजते बरसते रहे। बेनियाबाग मैदान में मोदी को रैली करने की इजाजत न मिलने का मुद्दा बात का बतंगड़ क्यों बना? क्या प्रशासन ने अखिलेश सरकार के दबाव में मोदी की रैली रोकी या फिर बीजेपी ने सियासी फायदे के लिए इसे सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया? आज बड़ी बहस इसी पर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रोकी या फिर बीजेपी ने सियासी फायदे के लिए इसे सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया? आज बड़ी बहस इसी पर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। मोदी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के पीएम उम्मीदवार फर्जी ओबीसी शक्ति सिंह गोहिल ने RTI के जरिए किया खुलासा। वाराणसी में मोदी का दूसरा शक्ति प्रदर्शन, BHU गेट से बीजेपी दफ्तर के लिए निकाला काफिला, सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। चुनाव आयोग पर मोदी पर बड़ा हमला, वाराणसी में रैली की इजाजत न देने पर उठाए सवाल, पूछा बेनियाबाग में खतरा, रोहनिया में नहीं। वहीं आयोग के खिलाफ काशी से दिल्ली तक बीजेपी का मोर्चा। वाराणसी विवाद पर चुनाव आयोग की सफाई, कहा डीएम रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई, आयोग किसी से डरकर नहीं करता काम। वाराणसी के रोहनिया में मोदी ने रखा काशी प्लान, कहा विकास के अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं। बुनकरों के बहाने खेला मुस्लिम कार्ड, मंच पर छुए कर्नल निजामुद्दीन के पैर। और यूपी के कुशीनगर में अटल के बहाने सोनिया ने साधा मोदी पर निशाना, कहा वाजपेयी ने हमेशा रखी पीएम पद की गरिमा, लेकिन मोदी की राजनीति ओछी, शहीद पति का किया अपमान। मोदी आज प्रचार के लिए आजमगढ़ गए थे, लेकिन वहां से भी वो काशी के कलेक्टर पर ही निशाना साधते रहे। दोपहर बाद वो वाराणसी आए और रोहनिया इलाके में रैली के दौरान भी खुद को चुनाव आयोग का सताया बताते रहे। मोदी के वाराणसी आने से पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने BHU के सामने धरना देकर दिन भर इस बहस को गरमाए रखा कि बनारस के डीएम ने मोदी के साथ नाइंसाफी की। चुनाव आयोग ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया, लेकिन मोदी और उनके सिपहसालार यही बताते रहे कि बेनियाबाग में मोदी की रैली रोकने के पीछे चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि वाराणसी के डीएम का फैसला क्या राजनीति से प्रेरित था? क्या अखिलेश यादव सरकार ने मोदी को जाने अनजाने फायदा पहुंचा दिया, या फिर बीजेपी ने सियासी फायदे के लिए इसे मुद्दा बनाकर हंगामा किया? इलेक्शन कमीशन ने मोदी को काशी में सभा करने से रोक लिया। खतरा यहां नहीं है तो 12 किलोमीटर दूर खतरा है। क्या अकेले बनारस में ही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया है क्या? काशी में चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में कांट-छांट की तो मोदी समेत पूरी बीजेपी तिलमिला गई। रोहनिया रैली करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग, केंद्र की सरकार और यूपी की अखिलेश सरकार पर गंभीर सवाल दाग दिए। आज काशी क्षेत्र में वैसे तो मुझे और सभाएं करनी थी, लेकिन जो लोग बड़े परेशान हैं मोदी से, उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा मैच फिक्सिंग किया कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी को काशी में सभा करने से रोक लिया। मोदी के इस हमले का करारा जवाब भी दिल्ली से चुनाव आयोग ने दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त VS संपत ने साफ साफ कहा कि वाराणसी में जिला प्रशासन का फैसला निष्पक्ष था और संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने से बाज आए राजनीतिक दल। We also deplore any attempt by anyone to cast aspersions on a constitutional institution like ECI at a very sensitive time. मोदी और चुनाव आयोग की इस तनातनी में दिल्ली से लेकर काशी तक का माहौल बुधवार की शाम से ही गरमाया रहा। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी नेताओं ने धावा बोला तो काशी में BHU के बाहर बीजेपी के तमाम बड़े नेता धरना देकर बैठ गए। लोगों में और कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है। जिस तरह से प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ हैं।
सभी पार्टियों को परमिशन दिया गया, हमें जलील किया जा रहा है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन को सबवर्ट करने की कोशिश हो रही है। ऑफिसर बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया वहां के समाजवादी पार्टी के दबाव में कर रहे हैं। धरना कांड के वक्त नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाहर आजमगढ़ में थे। वो आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव को घेरने गए थे, लेकिन वहाँ भी उन्हें बनारस के कलेक्टर ही ज्यादा याद आए। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूँ। अब आपको बताते हैं कि काशी के कलेक्टर और मोदी के बीच रार क्यों ठनी। दरअसल बीजेपी ने वाराणसी के बेनियाबाग मैदान में मोदी की रैली की इजाजत मांगी थी, जिसके लिए प्रशासन तैयार नहीं था। प्रशासन का साफ कहना था कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बेनियाबाग में सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, इसलिए रैली की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कलेक्टर के पास ऐसी कोई आईबी की रिपोर्ट है ही नहीं। डीएम महज सरकार के दबाव में आकर मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने पता लगाया, ऐसी आईबी की कोई रिपोर्ट नहीं है और मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि इन्होंने झूठ बोला। इतनी फास्ट अनुमति शायद ही किसी जनपद में होती हैं। 2 अनुमतियां अभी 5:20 पे आई हैं और लेस देन 4 आवर्स में 9 बजे अनुमति हैज बीन डन। हमने 3 दिन पहले 4 कार्यक्रमों की प्रशासन से इजाजत मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के दबाव में आकर प्रशासन ने इजाजत दी है। इस इजाजत का कोई मतलब नहीं। विरोधी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के सियासी स्टंट से जोड़ दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, रैली करने के और भी स्थल दिए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो ये बौखला रहे हैं। यही लोग हैं हर चरण के चुनाव के बाद कहते थे हम इतनी सीटें जीतेंगे, आज वो जान गए हैं सीटें वो कितनी जीत रहे हैं। वास्तव में इससे ऐसा लगता है कि ये सब षड्यंत्र जानबूझकर सपा व भाजपा की आपसी अंदरूनी मिली भगत के कारण ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की नीयत से ही किया गया है। इस पूरे हंगामे में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन 24 घंटे से पूरे देश में मोदी की बेनियाबाग की रद्द रैली ही सुर्खियों में बनी रही। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये है कि दिल्ली से लेकर काशी तक बीजेपी ने कोहराम क्यों मचाया? क्या वाराणसी के डीएम ने राजनीतिक दबाव में रैली की मंजूरी नहीं दी? अगर ऐसा है तो फिर इससे फायदा किसको हुआ? क्या अखिलेश सरकार ने मोदी को काशी में रोककर बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया, या फिर बीजेपी ने बनारस में फायदे के लिए हंगामा खड़ा किया? दिल्ली से नेहा केसरी, वाराणसी से यतेंद्र शर्मा, रजत राकेश टंडन, राकेश सिंह और शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, इससे आखिरकार सियासी फायदा किसको हो रहा है? मायावती कह रही है ये मोदी और मुलायम की मैच फिक्सिंग है। क्या वाकई ऐसा है क्या? इसी पर हमारी बड़ी बहस है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जो कि स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सीपी राय, समाजवादी पार्टी के लीडर, प्रेम शुक्ला एडिटर दोपहर सामना, और सुधींद्र भदौरिया बीएसपी लीडर। सुधींद्र भदौरिया जी, आपकी पार्टी को लगता है मोदी और मुलायम की मैच फिक्सिंग है, क्यों? देखिए, आपको याद होगा जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसके पहले मुलायम सिंह जी की और विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक हुई थी, उसके कुछ ही दिन बाद मुजफ्फरनगर कांड हुआ। और हमने ये भी देखा है जब भी मुलायम सिंह इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इन्होंने, आपको याद होगा सन 91 में इन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और 1 वर्ष भी नहीं लगा कि वहां कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और उनके रहते हुए हमने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। और ये बाबरी मस्जिद ढहाने में उस समय इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा था। आज जिस तरह से इनकी मोदी जी की यात्रा निकल रही थी, एकदम ताजा हो गया वो कार सेवकों का जो यात्रा थी, जिन्होंने जाकर, और वही लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई आज उम्मीदवार बनके उत्तर प्रदेश में साक्षी महाराज लड़ रहे हैं, जिन्होंने गर्व से कहा था कि सबसे पहला हथौड़ा मैंने बाबरी मस्जिद पर मैंने मारा था।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, न ये संविधान को मानते हैं, न संवैधानिक संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग को मानेंगे ही नहीं। अरे इसी चुनाव आयोग से तो वो मुख्यमंत्री बने गुजरात में। उस चुनाव आयोग में अगर निष्पक्षता नहीं होती तो ये मुख्यमंत्री कैसे बनते? मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर इनको मौका मिलता है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म कर दिया जाएगा। डॉक्टर सीपी राय, आपका क्या कहना है यहाँ पर, क्योंकि सीधा आरोप आप पर है कि मुलायम और मोदी साहब की मैच फिक्सिंग है। ये तो जैसे दो धुरी नहीं मिल सकती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और समाजवादी पार्टी कभी नहीं मिल सकते। नहीं, मैच फिक्सिंग तो हो सकती है। हमारे पुराने मित्र सुदीन भदौरिया जी, सुदीन भाई, नहीं संभव नहीं, दो धुरी नहीं मिलते तो मैच फिक्सिंग कहां से होगी? वो संभव नहीं है। दो धुरी नहीं मिलती पर नदी साथ साथ चलती है। जरूर उनके साथ 3 बार डॉक्टर सीपी राय, दो धुरी नहीं मिलती पर नदी साथ साथ चलती है, भूल गए आप। दीपक जी मेरी बात पूरी कर लेते हैं। सुधीर जी की नेता 3 बार सरकार बना चुकी है उनके साथ और 1 बार जाकर के गुजरात में प्रचार कर चुकी हैं। अभी भी ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सीटों पर क्लियर हो गया है क्योंकि बीएसपी की हालत बहुत खराब है। जहां तक बनारस का सवाल है, बनारस का मुद्दा बहुत क्लियर है। चुनाव आयोग पर इन लोगों ने हमला किया है और चुनाव आयोग ने उसका जवाब दे दिया है। इन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन लगाई थी दीपक जी, उस एप्लीकेशन में इन्होंने लिखा था कि हमारे 1 लाख लोगों की सभा होगी और हमको बेनियाबाग चाहिए। बेनियाबाग की कैपेसिटी मुश्किल से 30,000 भी नहीं है टोटल। 1 लाख लोग वहां कहां से आते? इसलिए शायद प्रशासन और चुनाव आयोग ने मिलकर के वहां जगह न दे करके उसके ठीक थोड़ी ही दूर पर कैंट में दूसरी जगह का उनको प्रपोजल दिया, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। इन्होंने गंगा आरती की परमिशन मांगी, वो भी परमिशन इनको प्रशासन ने दी, लेकिन इनका मकसद न तो वहां सभा करना था, न वो गंगा आरती करना था। इनका जो मकसद था वो इन्होंने आज किया। 1991 में उसी बेनियाबाग में इनके नेता ने एक ऐसी सभा किया था कि उसके बाद पूरा बनारस कर्फ्यू में डूब गया था। मुझे लगता है कि पुराने तजुर्बे के आधार पर चुनाव आयोग ने और प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नेताओं की भी गाड़ियां चेक हो रही है, हमारी गाड़ियां भी सीज हो रही है, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। हमारे एक नेता पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी, जबकि इनके नेता की पाबंदी हटा ली है। इनके नेता की पाबंदी हटाने पर हमने तो आरोप नहीं लगाया कि चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, हमने ये आरोप नहीं लगाया। इसलिए ये सारे आरोप दीपक जी बेबुनियाद हैं। इनको जो करना था वो वहां करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब हम लोग 10 तारीख को देंगे। आप 10 तारीख को देंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं? दीपक जी, आजम खां भी चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं और ये भी चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं। दोनों लोगों की संवैधानिक संस्थाओं में कोई आस्था नहीं है। कोई आस्था नहीं। आपको क्या लगता है कि काशी में जो कुछ हुआ उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा? जी देखिए, मेरा स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक फायदा होना न होना और बीजेपी की जो राजनीतिक शैली है, इसे जो बुनियादी बात शैली में प्रांजल यादव ने जब एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया तो पहला जो काम किया, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको किसी और एनजीओ ने बुक किया हुआ है। और एनजीओ ने बुक करने के कारण उससे जब उन्होंने रसीद मांगी तो पता लगा कि रसीद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन पहले जमा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन जमा होने के बावजूद, ट्रेजरी की रसीद दिए जाने के बावजूद, वो ट्रेजरी की बात को नहीं मानते और उनको दूसरा स्थान दिखाते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। पहले उनके 5 कार्यक्रमों की परमिशन नकार दी जाती है, फिर दबाव बनता है तो कुछ परमिशन वापस की जाती है। यदि सुरक्षा का ही हवाला दे रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता लाएं कि असल में क्या खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी में अपोजिशन का जो लीडर है, राज्यसभा का जो अपोजिशन का लीडर है, वो ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो निर्वाचन आयोग जिसको निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिसके पास है, उसको पहला तो वहां प्रांजल यादव के अलावा क्या कोई और योग्य व्यक्ति नहीं है क्या? तो प्रांजल यादव जी को वहां से किसी और जिले में भेजकर वहां किसी निष्पक्ष व्यक्ति को नियुक्त करने में मुझे लगता है लोकतंत्र का ज्यादा भला है। लेकिन ये काम न करके उस पर दुनिया भर की और चर्चा की जा रही है।
उसका परिणाम ये है, जैसे अभी इन्होंने सीपी राय जी ने भी एक उदाहरण दिया आजम खां वाला और अमित शाह वाला। उस मामले को देखिए, अमित शाह जो है उस मामले में लिखकर चुनाव आयोग को एफिडेविट करते हैं और कहते हैं कि मैं अब इस तरह की जो हमारे से कुछ बातें हुई हैं तो उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। आजम खां ने गलत बात करने के बावजूद सिर्फ कारगिल में एक कौम विशेष के लोग शहीद हुए थे, बाकी कायर थे, भाग गए थे, ये तथ्य नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने निर्वाचन आयोग को धमकाइयां दी, चमकाइयां दी, किंतु क्षमा वाला पत्र नहीं लिखा। तो आजम खां को कैसे निर्वाचन आयोग जो है अपने आप सीओ मोटो की आप अपराध भी करो और आपको मुक्त भी कर दे। दूसरी तरफ कोई एफिडेविट करके कह रहा है कि अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं भविष्य में करूंगा नहीं, और उसके बाद निर्वाचन आयोग पाता है कि कोई इसमें कोई दोष नहीं है, इस तरह से अलाउ किया जाता है, नियमानुकूल है, फिर भी आप उसमें जो है आपत्ति प्रकट करेंगे। तो ये जो चल रहा है, निर्वाचन हुई है तो मैं भविष्य में करूंगा नहीं, और उसके बाद निर्वाचन आयोग पाता है कि कोई इसमें कोई दोष नहीं है, इस तरह से अलाउ किया जाता है, नियमानुकूल है, फिर भी आप उसमें जो है आपत्ति प्रकट करेंगे। तो ये जो चल रहा है निर्वाचन आयोग के नाम पर, जिस तरह की जो राजनीति हो रही है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई प्रतिनिधि आकर उसका कानूनी पक्ष नहीं रख रहा है, सपा, बसपा, कांग्रेस, सारे नरेंद्र मोदी विरोधी एक तरफ हो गए और ये सारे निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता बन गए हैं। ये स्थिति जो है वो बहुत जो है दुखद है, खेदपूर्ण है, और राजनीति में इसकी जो है कोई गुंजाइश नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहस जो है वो गलत है, और इसका परिणाम तो भाई उसकी प्रतिक्रिया होगी जो आप देख रहे हैं। आज बेनियाबाग में उनको सभा नहीं करने दी तो उनका जो रैला निकला है, जिस तरह से पूरे सारा केंद्र बिंदु पूरा वाराणसी हो गई है, उससे अंततः फायदा तो होगा ही ना उनको। अब इस फायदे को उनके लिए आखिरकार हुआ क्या बनारस में, ये बताइए विजय सोनकर शास्त्री, तैयार कर रहे हो आखिरकार हुआ क्या बनारस में? शिवराज जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं एक भी बार विजय सोनकर शास्त्री जी के पास नहीं गया। विजय सोनकर शास्त्री जी, आखिरकार हुआ क्या बनारस में? देखिए दीपक जी, बनारस में जो कुछ भी हुआ वो बड़ा निम्न स्तर पर एक प्रशासनिक चूक हुई है, और इसको पूरे देश ने देखा। अभी सपा के साथी बोल रहे थे कि वहां कैंसिल करके पास में ही एक ऐसा जगह दे दिया जहां 1 लाख की भीड़ हो सकती है। जो जगह के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, वहां पर 25 से 30 हजार से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, और बेनियाबाग तो ऐतिहासिक मैदान रहा है। वहां पर हमारे अगर वहां सपा की रैली हो सकती है, आप पार्टी की रैली हो सकती, तो नरेंद्र भाई मोदी की रैली क्यों नहीं हो सकती है? नरेंद्र भाई मोदी की रैली अगर कश्मीर में हो सकती है तो काशी में क्यों नहीं हो सकती है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर इस समय जनता चाहती है। आज हम लोगों ने धरना और प्रदर्शन के माध्यम से देश की जनता को ये बताने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग और खासतौर से निर्वाचन अधिकारी वाराणसी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ भेदभावपूर्ण कार्य किए गए, कुकृत्य किए गए हैं, और इसको पूरा देश ने देखा है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज सभी पार्टियों के लोग निराश हैं, नर्वस हैं और हतोत्साहित हैं। ऐसे में ये लोग कुछ ऐसे इनके जो समर्थित हैं या इनके जो अधिकारीगण हैं, खासतौर से ये अधिकारियों को जिस प्रकार से सेट कर रहे हैं और उनसे प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप करके गलत निर्णय कराए जा रहे हैं, इसका यह एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। वाराणसी में जिस प्रकार से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही गंदा निर्णय था, और इसका कम से कम इसको तो भोगना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को और अन्य लोगों को भी। मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी, जिस प्रकार ये हमारे मित्र बोलने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो अपने विचार रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विचार नहीं है। हम लोग यहाँ पर बड़े अनुशासित ढंग से लेकिन अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराया, हम लोगों ने देश के सामने रखा। इसीलिए आज एक महिला को पीटा है, घाट में हतोत्साहित होकर के अन्य आज एक महिला को पीटा है लाल जूतों से। समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य लोगों की न केवल जुबान फिसल रही है, बल्कि ऐसे लोग प्रशासनिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करके अपने पक्ष का निर्णय कराने की कोशिश कर रहे हैं। निसंदेह यह इनके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, और वाराणसी की जनता तो पहले से ही मन बना चुकी है। वो कोई एक सामान्य ढंग से पार्लियामेंट मेंबर की चुनाव नहीं कर रही है, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री के
के कैंडिडेट का चुनाव करने जा रही है। इसलिए काशी चलिए विजय सोनकर शास्त्री जी, आपको 44 डिग्री की गर्मी में जवाब देने के लिए तैयार है और आपको 44 डिग्री की गर्मी में लोगों को जुटाना नहीं पड़ा बेनियाबाग में, ये आपके लिए राहत की बात हुई और ऊपर से माइलेज का माइलेज मिल गया। प्रेमचंद मिश्रा जी, बड़ी बात कही विजय सोनकर शास्त्री जी ने कि कश्मीर में रैली कर सकते हैं, काशी में क्यों नहीं? लगातार धूप में ही थे और दिन भर परिश्रम करते रहे हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है काशी में क्यों नहीं? कि इस पूरे प्रकरण में अजय सोनकर जी को शांत करिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह के घटनाओं के लिए प्रतीक्षा में रहती है कि हमें कुछ ऐसा करने को मौका मिल जाए कि हम इसको इस तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप कई इवेंट कर दें ताकि उससे हमको दिन भर पब्लिसिटी मिलती रहे। अगर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करना है तो ये एक अलग चीज है। जिस चीज के लिए आपको अनुमति दी गई वो आपने नहीं किया और जिसके लिए अनुमति दी गई वो आप करने पर उतारू हो गए। तो यह नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। ये जब नॉमिनेशन करने आए, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए भाई, परमिशन नहीं सुनिए ना। और आप कह रहे परमिशन, अरे सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूं सुनिए। अरे सुनिए, देखिए दीपक जी ऐसे नहीं चलेगा। मैंने इन लोगों की बातों को चुपचाप सुना। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। नहीं तो आप बीच में बोल रहे हैं। एक एक करके कहना चाह रहा हूं, कहने दीजिए ना। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा तो फिर हम लोग को मत बुलाया करिए। एक तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन के दो आदमी को आपने बुलाया है और मेरी बारी आई है तो मुझे लेट मी फिनिश। मैं जो कहना चाह रहा हूं, जिस दिन नॉमिनेशन करने मोदी जी बनारस आए थे उस दिन ऐसा इन्होंने उद्गार प्रकट किया जैसे लगा कि गंगा मां के प्रति इससे बड़ा कोई सपूत पैदा नहीं लिया। बोला मुझे गंगा ने बुलाया है, लेकिन उस दिन भी वो गंगा स्नान करने को नहीं गए, गंगा जल को छूने का प्रयास नहीं किया, आशीर्वाद नहीं लिया। आज जब गंगा आरती की इनको इजाजत दी गई थी तो इन्होंने गंगा आरती नहीं करना पसंद किया, क्योंकि वो तो शोशेबाजी थी कि हम गंगा आरती करना चाह रहे हैं। लेकिन जब मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई तो उसके लिए धरना, प्रदर्शन, रोड शो और पूरा दिन हंगामा करना कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से फायदा लेने की जो कोशिश है, कैसे दे सकते हैं? अगर ऐसा बोलेंगे सोनकर जी तो आपकी भी जब बारी आएगी तो मैं लगातार धारा प्रवाह बोल सकता हूं, फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। बातों को सुनना चाहिए, जो आपकी गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करिए। अगर प्रशासन ने कुछ गड़बड़ी की है तो उसके ऊपर शिकायत करने के दूसरे तरीके हैं। लेकिन इस आधार पर अगर आप किसी को ब्लेम करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं तो नहीं चलेगा। हम लोगों चुनाव आयोग संवैधानिक चीजों को, संवैधानिक पदों की मर्यादा को मानिए, संवैधानिक पदों की मर्यादा को मानिए। चुनाव आयोग पूरे प्रकरण में सरकार का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, पर आप लोग किस बंद करिए। प्रभावित कर रहे हैं। इसका उदाहरण काशी में है, काशी के लोग इसको देख रहे हैं। आप श्रीमान जी, आपके नेता मोदी जी अपने आप में संपूर्ण उदाहरण है किस तरह की राजनीति करते हैं और क्या उनकी शैली है। इसलिए इस तरह का प्रवचन यहां मत दीजिए। लोग जानता है वो क्या है और जो लोग नहीं जानते थे वो भी अब धीरे धीरे जानने लगे हैं। नरेंद्र मोदी एक इवेंट मैनेजर है, उनको इस तरह की चीजों का हमेशा इंतजार रहता है ताकि इसका फायदा उठाएं और उनको इस तरह की चीजों का फायदा उठाने में फायदा होता है। ना आप राम मंदिर बनाए, आप अपने नेताओं की चिंता राम भगवान का मूर्ति लगा के भाषण करते हैं, जो उठपटांग बातें बोलते हैं। सुनिए ना, मुझे अपने नेताओं की चिंता, मुझे देश की चिंता है और गरीबों का अपमान कर रहे हैं। शास्त्री जी, आप उनकी बात करिए। आप जरा देश के भी बारे में सोचिए। बात पूरी हो जाने दे जिससे अपनी अपनी बात कहा जाए। भाई ये जो हंगामा करने की शैली है ना इन लोगों की, ये दीपक जी, अगर मेरी आवाज जा रही हो, बिहारी वाजपेयी इनके 3 विधायकों ने लिख के दिया चुनाव आयोग को कि इस जीएल को न हटाया जाए। सम्मान किया जो आप लोग नहीं करते। विजय सोनकर शास्त्री जी, आप लोग संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, ये आरोप है कांग्रेस का आप पर। इस देश का ये निर्वाचन आयोग से दीपक जी संविधान को ये मानते ही नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, वहां पर झूठा हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में। बाबरी मस्जिद ढहाई, ये सुप्रीम कोर्ट को जो नहीं मानते हैं, चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं। कोर्ट ने जब क्लीन चिट दिया तो कौन सा आप पर क्या फर्क पड़ा? आपने हमेशा झूठ बोलते बाबरी मस्जिद ढाई सुप्रीम कोर्ट में
झूठे हलफनामा दिया कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह ने झूठा हलफनामा दिया, पूरा देश जानता है आपके चरित्र को, सब लोग जानते हैं। आप देश के अंदर लोकतंत्र बाबरी मस्जिद तक कहाँ पहुंचेगा? बाबरी मस्जिद आएगी तो बहन जी की 3 बार की सरकार भी आएगी जो उन्होंने बीजेपी के साथ बनाई थी। मुझे रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इस गर्मागर्म चर्चा में हम फिर से शामिल होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के। सियासी फायदे के लिए काशी में हंगामा किया, हमारी बड़ी बहस का विषय यही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला है शिवसेना से और प्रेमचंद मिश्रा साहब है कांग्रेस से। सीपी राय साहब, आपको क्या लगता है ये मैच फिक्सिंग इसलिए है क्योंकि जब बीजेपी को फायदा होता है तब समाजवादी पार्टी को होता है और जब समाजवादी पार्टी को फायदा होता है तब बीजेपी को होता है? ये राजनीति उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं और इसी से वोटों का ध्रुवीकरण होता है। अगर मैं थोड़ा समय लूंगा, बहुत समय इन लोगों ने लिया। दीपक जी, अगर फायदा इस तरह होता तो हमको 226 सीट मिली, इनको भी कुछ मिल गई होती, ये तो कहीं नहीं आए। दूसरी बात दीपक जी, देश आपके टीवी के माध्यम से देख रहा है कि लोकतांत्रिक पार्टी और फांसीवादी पार्टी के चरित्र का अंतर क्या होता है। मैं अपनी बात खाली कहकर आपका जवाब देकर चुप हो जा रहा हूं और दूसरी पार्टी किसी को बोलने नहीं देना चाहती है। दोनों के चरित्र का अंतर है। 2-3 बातें का जवाब सुन लीजिएगा, संक्षेप में दे रहा हूं। पहली बात, शास्त्री जी आप मित्र हैं, पता लगा लीजिएगा, आपके 3 विधायकों ने जब तमाम अधिकारियों की शिकायत की गई, आपके 3 विधायकों ने लिख के दिया कि इस कलेक्टर को न हटाया जाए। उससे आपकी क्या साठगांठ है वो आप जाने। नंबर 2, आज आप अभी अपने बात कह रहे थे कि हम कोई दंगा और गलत काम नहीं करना चाहते। आज एक महिला को लात जूतों से खुलेआम पीटा गया है बनारस की सड़कों पर, वो भी आपके लोगों ने दिखा दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। नंबर 3, मेरठ में एक सभा की आपने इजाजत ली थी और फिर इजाजत मिल जाने के बाद खुद कह करके कि सभा स्थल छोटा है उसे बदलवा दिया था। नंबर 4, कल मैंने लखनऊ में ही बनारस में ही आपके ही एक साथी के साथ कहा था कि बनारस के गेट पर मत जाइए, विश्वविद्यालय चल रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं, वो पूरा शहर है। पूरी बात सुन ले शास्त्री जी, बनारस पूरा शहर है, वहां के लोग बाहर खरीदारी करने आते हैं और बाहर से बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज एक टीवी चैनल ने कई लड़कियों को रोते हुए दिखाया जिनकी परीक्षा आपकी वजह से छूट गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे गौरवशाली स्थान का, उसके गेट का आपने इस्तेमाल किया राजनीति के लिए और उसके कारण तमाम लोगों को वहां परेशानी हुई और तमाम बच्चों की परीक्षा आज छूट गई। जहां तक इस सवाल का इसकी बात है कि आपको फायदा होगा या नुकसान, ये तो जनता तय करेगी और हमने कहा कि इसका जवाब हम 10 तारीख को देंगे। लेकिन शास्त्री जी, अगर आपकी बहुत लहर चल रही है तो आज आपका एक पोस्टर बनारस में चल रहा है और दीपक जी मैं आपसे आग्रह करूंगा वो पोस्टर आज देश की जनता को जरूर दिखाइए, जिसमें सरदार पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों की फोटो बराबर से छाप करके इस देश को क्या बताने की इन्होंने कोशिश की है, कौन सी सामाजिक समरसता का उससे इन्होंने संदेश दिया है। क्या आप इतने कमजोर हो गए कि कुर्मी के इलाके में जाकर के आपको अनुप्रिया पटेल और सरदार पटेल को बराबर बताना पड़ा? क्या आपके अपने संगठन में कोई ऐसा बड़ा कद और नाम नहीं है जिसके फोटो का इस्तेमाल करके आप वोट मांग सके? क्या आपके अंदर चलिए सीपी राय साहब, आपने अपनी बात क्या की? महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि आपको इस तरह के छोटे छोटे समझौते करने पड़ रहे हैं? डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जवाब दीजिए। जी। फिर मुझे एक दूसरे मुद्दे, राय साहब आप बहुत दुखी हैं। जी जरूर। फिर मुझे एक दूसरे मुद्दे पर जाना है। मैं आपकी तरह इंटरप्ट नहीं करूंगा। जी राय साहब आप जी राय साहब आप बहुत दुखी हैं, मैं समझ रहा हूं, आप लोग निराश हैं, पर हम जो जिनको कठिनाई हुई, जिनको परेशानी हुई, आपने मुझे कभी दुखी देखा नहीं सुनकर भाई, से खेद व्यक्त करते हुए आपने मुझे कभी दुखी नहीं देखा। मैं बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से निर्वाचन अधिकारी ने जो गलत निर्णय लिया उस पर निसंदेह पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो रोष व्याप्त हुआ, पर काशी के लोगों में भी रोष व्याप्त हुआ। वो लोग सड़कों पर आए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर आने के लिए नहीं कहा। 24 तारीख को नॉमिनेशन जिस प्रकार से किया था और पूरी जिले की जनता सड़कों पर आ गई थी, उसको बुलाया नहीं गया था। वो लोग स्वतः आए थे, स्वप्रेरणा से आए थे। आज भी अभी इस समय अगर देखेंगे तो जो 24 तारीख को जिस तरह की भीड़ थी, वो आज भी
उस तरह की भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है, बाद में खुल गई। इसमें अगर किसी को कठिनाई हुई तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। मैं केवल एक लाइन का जवाब दूंगा। आप ये बात कहें, आखिर में निर्वाचन अधिकारी ने इतना गलत निर्णय ही क्यों लिया? वहां पर सभी पार्टियों की रैली बेनियाबाग में हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की रैली क्यों नहीं हो सकती है? क्या इसका जवाब देंगे? अच्छा, किसकी रैली हुई? आईबी की रिपोर्ट, इस चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसकी रैली हुई है? दीपक जी सवाल पूछ लीजिए। हो चुका है। और आपने जब ये कहा, हम आईबी के चक्कर में नहीं पड़ते। दीपक जी सवाल पूछ लीजिए, किसकी रैली बेनियाबाग में हुई अभी? अच्छा, किसकी रैली बेनियाबाग में हुई? सारे प्रश्न किए थे, उसका जवाब किसकी रैली बेनियाबाग में अभी हुई? किसकी रैली बेनियाबाग में हुई? बताइए विजय सोनकर शास्त्री जी, बताइए किसकी रैली बेनियाबाग में हुई है? बात है, ये लगातार किसकी रैली हुई बेनियाबाग में? लगातार बदनीयती भारतीय जनता चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, नॉमिनेशन के बाद उस मैदान में किसकी रैली हुई? विजय सोनकर शास्त्री जी, मेरे मित्र हैं आप, किसकी रैली हुई वो बताएं। देखिए, वहां पर रैलियां हो रही हैं। आप जानकारी कर ले राय साहब, किसकी हुई वही पूछ रहा हूं। और रही बात जहां तक, अरे मुझे मालूम कर जाए, नियम कानून में है कि वहां रैली नहीं हो सकती है। कल था, आज जाता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप नाम बताइए किसकी रैली हुई उस मैदान में, जहां पर चुनाव में होती रहती है। नहीं बता पाएंगे। अगर नहीं रैली हुई है तो भी वहां होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। क्यों रोक सकते हैं वहां पर? मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। जो जानकारी है उसके हिसाब से 1991 में चाहता हूँ दीपक जी, ये सब बातें दीपक जी, मैं राय साहब से ये जानना चाहता हूँ। आप लोगों के पे, हाँ प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जानना चाहता हूँ कि क्या बेनियाबाग राजनीतिक रैलियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र है? स्वयं आप लोगों को घायल कर दिया है। इसका कारण यह है कि 1991 में वहाँ श्री चंद दीक्षित की एक रैली हुई थी। क्या बेनियाबाग राजनीतिक रैलियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र है? प्रेम शुक्ला जी मेरे भाई, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आवेदन दिया है उसमें लिखा है कि हमारी 1 लाख की भीड़ होगी और उस जगह कुल 30,000 के लोग जा सकते हैं। और उसके अलावा चूंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको एक्सपेंड होने या सड़क पर निकलने की कोई जगह नहीं है। तो और मैंने ये भी कहा इस पूरे चुनाव में किसी पार्टी को वो मैदान रैली करने को नहीं दिया गया है, किसी पार्टी को। और 91 में वहां भारतीय जनता पार्टी की रैली में एक ऐसा भाषण हुआ क्योंकि 3 तरफ ऐसी आबादी है, ऐसी स्थितियों में डूब गया था। ऐसी स्थितियों में प्रशासनिक परंपरा हम समझ लें। आप कहना ये चाहते हैं? ऐसी स्थितियों में राय साहब समझ गया मैं आपकी बात। राय साहब, ऐसी स्थितियों में प्रशासनिक परंपरा यह है कि प्रशासन संबंधित पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाकर उसमें बहुत स्पष्ट बात करता है और उनको कहता कि भाई 30,000 से अधिक की रैली आप करेंगे तो अनुमति नहीं मिलेगी। प्रशासन ने यह काम नहीं किया। प्रशासन ने बल्कि उनको लटकाए रखा। एक अन्य एनजीओ के नाम पर मैदान को बुक कराने की कोशिश, मैं आपको जानकारी दे दूं। ट्रेजरी का उनको रिसीट फॉर गलती रसीद। हम एक और मुद्दे की तरफ चल रहा है। जेटली जी ने कल पत्रकार सम्मेलन में मेरी बात सुन लीजिए, शुक्ला जी जानकारी दे दूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी एप्लीकेशन वापस ले ली है क्योंकि एप्लीकेशन पर वो फंस रहे हैं और हमेशा रैली के लिए 2 विकल्प दिए जाते हैं, कम से कम 3 भी दिए जाते हैं। नहीं ऐसी बात और दूसरा विकल्प वहां से मात्र 1 किलोमीटर एरिया में उनको दिया गया। जिस तरह से बाद में प्रशासन ने परमिशन देने की, फिर आपको 144 हटाना चाहिए ना। फिर प्रशासन के पास परमिशन यदि उसने सारी अपनी रैली वापस, सारे आवेदन वापस ले लिए हैं तो आप लोगों की कार्रवाई क्यों नहीं? चुनाव आयोग जाने शुक्ला जी, चुनाव आयोग के मुद्दों पर जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। चुनाव आयोग क्या फैसले लेता है निर्वाचन उसका आयोग जवाब देने को मैं उसकी भूमिका शुक्ला जी, सीपी राय जी और विजय सोनकर शास्त्री जी, आप तीनों का ध्यान में एक और मुद्दे की तरफ खींचना चाहता हूँ। ऐसे में न्याय आयोग का मानदंड यह है कि वहाँ के डीएम को हटाया जाए। जो इस समय बयान आ रहा है, मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधि नहीं हूँ, अपना जवाब वो देगा। और मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के ठीक है, न्याय का मानदंड ये है कि यदि डीएम पर जो है पक्षपात का आरोप भी है तो उसको वहां से मुक्त किया जाए। भैया एंकर की भी सुन लीजिए। देखिए, जो समस्या है, चुनाव आयोग प्रेमचंद मिश्रा जी पूर्णतः निष्पक्ष है। मेरा सवाल कुछ जुदा है। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा सवाल कुछ जुदा है। एक सबमिशन इस डिस्कशन में कर, मेरा सवाल यह है कि आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कांग्रेस ने और कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है
आरटीआई दिखाई है शक्ति सिंह गोहिल ने, जो कि वहां पे विपक्ष के नेता थे, और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी मोड़ छांची जाति से आते हैं, जो कि किसी मोड़ छांची जाति से आते हैं जो कि ओबीसी नहीं है गुजरात में या पूरे देश में, और वो झूठा प्रचार कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी आपकी पार्टी को उनकी जाति को इस चुनाव में लेकर आने की? हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। ये श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले 1 महीने से प्रचारित किया है कि ये अति पिछड़े वर्ग से हैं, पिछड़ा है, कमजोर वर्ग से हैं, गरीब हैं, चाय बेचते थे। इस तरह का जो प्रचार हुआ है एक वर्ग विशेष में ये मैसेज देने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इसमें एक एडिशन करना चाह रहा हूं कि ये जब बिहार और यूपी की तरफ आते हैं, आप पिछले 1 सप्ताह से देखिए इनका अटैक बढ़ा है यूपी, बिहार और बंगाल के ऊपर कि यहां चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, यहां बूथ लूटे जा रहे हैं, यहां के पॉलिटिक्स के डीएनए में जातीयता है, यहां तक कहा इनके नेता नितिन गडकरी ने। तो जातिगत आधार पे भी वोट लेने की जो कोशिश हो रही है वो बीजेपी ने स्टार्ट किया। मैं आपको विज्ञापन की बात हो रही थी, कल पटना के अखबारों में एक जबरदस्त विज्ञापन बीजेपी ने फुल पेज कर छपवाया है। उसमें आपको जान के ताज्जुब होगा, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और एक ही जाति के 13 नेताओं की तस्वीर है। देश से बाहर कर दें। दीपक जी सुनिए, देखिए, अरे सुनिए सोनकर जी, ये आपकी आदत ठीक नहीं है, ये आप भरे रहता है। सुनिए बात, एक अखबार में 13 एक ही जाति के 13 एक ही जाति के नेताओं की तस्वीर। आप लोग इतना अच्छा शास्त्री जी, आप मोदी जी की जात बता दीजिए। एक एक करके भैया, एक एक करके शास्त्री जी, एक एक करके जात बता दीजिए, जात क्या है? एक बहुत वाइटल प्रश्न है। इस तरह से डिस्कशन नहीं होगा। आपने मुझसे पूछा तो मुझे कहने दीजिए, नहीं तो फिर मुझे मत बुलाइए, छोड़ दीजिए कांग्रेस को। मेरा स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। पटना के अखबारों का मंगवाइए फुल पेज का विज्ञापन, एक ही जाति के 13 नेताओं की तस्वीर और उसमें कुछ नहीं लिखा है, और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। यह क्या साबित करता है? इस तरह का विज्ञापन आज से पहले कभी किसी पार्टी ने किसी राज्य में नहीं निकाला होगा, और हमेशा से ये कहते रहे हैं जब धार्मिक आधार। सोनकर शास्त्री जी, आपका मौका आएगा, आपका मौका आएगा। जब राम भगवान की फोटो लगा के आपको वोट नहीं मिल रहा है तो अब आप जातिगत आधार पर आप कास्ट पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। यह देश जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद के लिए अच्छा विजय भाई, यह पॉलिटिक्स विजय भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी ने किस जात के बारे में जिक्र किया कि मैं नीच जात में पैदा हुआ हूँ? अच्छा विजय सोनकर शास्त्री जी, सीपी राय जी का सीधा सवाल है, सीपी राय जी का सीधा सवाल है, मोदी जी की जाति क्या है? कौन सी जाति है इस देश की जिसको मोदी जी ने नीच कहा है? आपके बड़े नेताओं ने कहा कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे। बड़े नेताओं ने मोदी जी ने कहा है मैं नीच जात में पैदा हुआ हूँ। वो कौन सी जाति है जिसको मोदी जी ने नीच कहा है? बन सकता है, जवाब नहीं दे रहे आप। कभी नहीं कहा। वो कौन सी जाति है जिसको मोदी जी ने नीच कहा है? आप लोग लोकतंत्र को ऐसे प्रभावित नहीं किसी जाति को नीच कहने का अधिकार दीपक जी मैं भी हस्तक्षेप करना चाहूंगा। ये अपमान है जनता का। एक सवाल विजय सोनकर शास्त्री जी से, शास्त्री जी भारत की राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मेरा जवाब नहीं दिया शास्त्री जी ने। सीपी राय जी पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जाति क्या है? वैसे कबीर दास ने कहा था जाति ने पूछो साधु की, कहा, लेकिन सीपी राय जी पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जाति क्या है? उन्होंने कहा मैं नहीं, दीपक भाई ये नहीं पूछा मैंने, मैं पूछ रहा हूँ वो कौन सी जाति है? मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी नीच मानते हैं, वो कौन सी जाति है? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। अति पिछड़ा राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाते हैं, साथ भी धोखा। जवाब नहीं दे रहे आप। एक व्यक्ति के परिवार की आप जवाब से भाग रहे हैं। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री के आप उम्मीदवार हैं, वो किसी जाति को नीच कह रहे हैं, वो कौन सी जाति है? कई परिवार के लोगों को वो कौन सी जाति है? विजय सोनकर शास्त्री जी बता दें मुझे आप, मोदी जी किस जाति को नीच समझते हैं? अच्छा प्रेम शुक्ला जी, ये तो फ्री फॉर ऑल हो गया, आप बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, आप बात बदल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी,
आप तो पढ़े लिखे इंसान है, कौन सी जाति? अब ये शांत हो जाए तो मैं उसमें कुछ बोलूं। मैं एक प्रश्न प्रेम शुक्ला जी, आप तो पढ़े लिखे इंसान है, कौन सी जाति? अब ये शांत हो जाए तो मैं उसमें कुछ बोलूं। मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूं, जो जाति की राजनीति पर इतना विमर्श किए बैठे हैं, उन जाति की राजनीति पर विमर्श करने वाले कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार अध्यक्ष बनाए गए, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और यज्ञोपवीत धारण किए हुए तस्वीरें बंटवाई थी। और 2014 में जब आदरणीय राहुल गांधी जी फूलपुर में चुनाव प्रचार करने गए हैं, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय निर्मल खत्री जी ने उनका परिचय पंडित राहुल गांधी के नाम से किया है। तो ये जाति की राजनीति नहीं है क्या? अब जाति की राजनीति की बात ही कर रहे हैं तो 1980 में आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट, पहली बार पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन कब हुआ? जब जनता पार्टी की सरकार आई। 1980 से लेके 1990 तक 10 वर्षों तक मंडल आयोग की रिपोर्ट किसने दबाए रखी थी? करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट वो कर लीजिए। कौन लोग थे? मंडल आयोग का और पूरी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं, उन्होंने जो है संसद से लेकर सड़क तक बारंबार सबसे बड़ी जातिवादी शक्ति के रूप में कांग्रेस का उल्लेख किया था कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? कांग्रेस सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के तमाम ग्रंथों में मैं मार्क करके भेज देता हूँ, आप मानेंगे क्या? तो ऐसी जातिवादी शक्तियां, यदि कोई अपनी पिछड़ी जाति का किसी को कहकर अगर पुकारा जाता हो, नीच जाति कहता हो, कई बार इतना तक कहा गया कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, उनकी जाति को इंगित करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो जाति की राजनीति आखिर ला कौन रहा है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और जाति की राजनीति पर प्रमोशन कौन जा रहा है? इसमें जाति के अलावा आखिरकार जाति की राजनीति कौन ला रहा है? आपसे हस्तक्षेप कर रहा हूँ और मैंने एक बड़ा साधारण सवाल पूछा। सीपी राय जी एक मिनट शांति। सीपी राय जी एक मिनट शांति। सीपी राय जी एक मिनट, एक के बाद एक प्लीज। सीपी राय जी, मैं नीच जात में पैदा हुआ हूँ। सीपी राय जी एक मिनट। सुन नहीं पा रहा हूँ। सीपी राय जी, सीपी राय जी एक मिनट। नहीं पाता, दोनों क्रियाएं। प्रेमचंद मिश्रा जी, जाति की राजनीति आखिरकार कौन ला रहा है? पिछड़ा कहकर जो पिछड़ा मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। जातिवाद की राजनीति बीजेपी लाई है, क्षेत्रीय पार्टियां लाई हैं। जी हेलो, मैं बोलना। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्षेत्रीय पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी ने जाति और धर्म के नाम पर वोट लेना जवाब नहीं मिला। इसमें क्षेत्रीय पार्टियां लाई है। सीपी राय साहब बताइए, क्षेत्रीय पार्टियां लाई है जातिवाद की राजनीति? अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ती है, अभी मुझे जवाब नहीं मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी जाति की नहीं, भ्रष्टाचार और घोटालों की बात करती है, भ्रष्टाचार समाजवादी आंदोलन में जनता पार्टी सारी जातियां, बड़ी जातियां, सब लोग उसके बड़े पदों पर रहे हैं। वही लोग समाजवादी आंदोलन के अगुवा रहे हैं। पैसे लेते देखा टीवी हाँ, में। हमने गरीबों के पक्ष में खड़े होकर के काम जरूर किया। क्या बात? हमारा मानना है कि जैसे घर में कमजोर बच्चा पैदा होता है, उसको आप विशेष तौर पर खुराक देते हैं, ऐसे समाज में अगर कोई कमजोर है, अगर उसको आप मजबूत नहीं करेंगे तो देश मजबूत नहीं हो सकता। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन समाजवादी आंदोलन कभी जात का आंदोलन नहीं रहा है। समाजवादी आंदोलन लोहिया, जयप्रकाश, अशोक पटवर्धन, राजराज बदले में इनमें कौन से जातिवादी? अरे आप सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे आपकी आवाज आएगी? मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। दीपक भाई, मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला, वो दिलवा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने किस जात को नीच जात कहा है? मैं वो जानना चाहता हूँ। दीपक जी, आप भी सवाल पूछ लीजिए। आप भी पूछ नरेंद्र लीजिए। मोदी को पिछड़ा, अति पिछड़ा नेता कहकर प्रचारित किया गया और आज साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा नहीं है। तो क्या आपने इस किया? देश के पिछड़ों को धोखा नहीं दिया नरेंद्र मोदी? उन्होंने खुद को किया, दूसरे ने नहीं किया, अपने मुंह से कहा उन्होंने। राम मंदिर नहीं बनाकर, अच्छा ठीक है, इनफैक्ट ये उन्मादी राजनीति करते हैं, लोगों को धोखा देना इनके संस्कृति का हिस्सा। अरे एक सवाल पूछिए ना तो जवाब भी मिलेगा। आप रामायण पढ़ दे रहे हैं दोनों, बहस भटक रही है। आप दोनों रामायण पढ़ दे रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी जवाब दीजिए दोनों सवालों का। पर टिका हूँ। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी जवाब दीजिए दोनों सवालों का। देखिए, हम लोग एक गैर पिछड़ा, ये लोग जाति की बात कर रहे हैं।
मजहब की बात करते हैं, पंथ की बात करते हैं। हम लोग एक स्वस्थ राजनीति की बात करते हैं, हम लोग आदर्श नागरिकता की बात करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में मुद्दे पर सब पूरा चुनाव का केंद्र बना रहे, पर ये लोग मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं। आज क्या आवश्यकता इनको पड़ गई कि नरेंद्र भाई मोदी के जाति के बारे में जानकारी करें? अगर ये जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं तो इनको इस तरह की बात करने का अधिकार ही क्या? इन लोगों को मुद्दे की बात करनी चाहिए थी। इस देश में इस समय गरीबी से परेशान है लोग, महंगाई से कमर टूट गया है गरीबों का, नौजवानों के सपने सड़कों पर टूट रहे हैं और विकास के मामले में ये देश गिरता चला जा रहा है। आज आवश्यकता थी इस पर बहस करने की, आवश्यकता थी इसके बारे में जानकारी पैदा करने की, पर ये लोग तो जाति के बारे में जानकारी करते हैं। लेकिन डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की बात करते हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, नीची जाति का किसे बोला? किसे बोला नरेंद्र मोदी जी ने? नीची जाति का किसे बोला? 2 दिन में कई बार, दर्जनों बार, ये तो बताइए। इस राजनीति की बात करने वाली तो प्रियंका गांधी थी और उन्होंने इशारों में कितनी घटिया बात कही है, इसको पूरे देश ने देखा। गांधी ने कभी नहीं कहा, राजनीति प्रियंका गांधी ने क्या वो इंगित करना चाहती थी? पॉलिटिक्स के नीचे की बात की, मोदी पॉलिटिक्स के लेवल से नीचा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कभी नीची जाति की बात नहीं कही है, नीचे लेवल की बात की है। झूठ बोलना बंद करिए। नो 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 नो। चलिए, इस बहस को मुझे यही रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है। सवाल यह है कि नीची और ऊंची जाति की राजनीति, लेकिन जाति की राजनीति से क्या होगा? क्या जाति की राजनीति से देश का भला होगा या फिर विकास की राजनीति से? दुर्भाग्य की बात यह है कि विकास की राजनीति पर देश के चुनाव खत्म हुए और शुरू हुए और जाति की राजनीति पर खत्म हो रहे हैं। हमारी बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।